हेमेटोपोइसिस कहाँ पे होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग गौर से सुने और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। सो अगर स्टार्ट ले लें हम तो पहला जो हमारा स्लाइड है उसमें है कि व्हाट इज़ बोन मैरो। बोन मैरो इज़ द स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड सम ऑफ योर बोन्स सच एज योर हिप एंड थाई बोन्स. It contains stem cells. The stem cells can develop into the red blood cells that carry oxygen through your body, the white blood cells that fight against infections, and platelets they are helping in clotting. अच्छा, ऐसा है कि जो बोन मैरो है ये स्पॉन्जी टिश्यूज़ है और क्योंकि बोन मैरो बोन के अंदर ही होते हैं, हेलो कैविटीज़ के अंदर होते हैं, तो ये स्पॉन्जी टाइप्स के होते हैं और स्पॉन्जी आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ है ये एक किस्म के स्मूथ मसल्स, फिब्रस टिश्यूज़, वेन्स और आर्टरीज़ का एक कलेक्टिवली नाम है, ठीक है? और बोन मैरो भी इसी तरह जो है वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ में आते हैं और इसको बोन मैरो को हम कहते हैं कैंसेरियस टिश्यूज़ इसको हम कह सकते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि तमाम ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जितने भी सेल्स हैं वो डिराइव होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स से। और मेसेनकाइमल सेल्स जो है ये क्या चीज़ है, एक्चुअली दे आर प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स एंड दे आर एंसेस्ट्रल सेल्स फॉर ऑल कनेक्टिव सेल्स। और जितने कनेक्टिव सेल्स इसमें मौजूद है तो वो सारे इसी से ही बनेंगे, मेसेनकाइमल से ही बनेंगे, जिसमें से आपका फिब्रोब्लास्ट आ जाता है और आपके कार्टिलेज जहाँ से बनते हैं तो उसको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं और इसी तरह जो बोन बजाते खुद बनता है तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। सो बोन मैरो है क्या चीज़, अब अंदर इसके अंदर क्या है? सो दे आर विस्कस और बड़ा वस्कुलर टिश्यू होते हैं इसके अंदर, हॉलो कैविटीज़ के अंदर, और specifically designed to support the proliferation, differentiation and maturation of hematopoietic stem cells. क्योंकि हेमेटोपोइसिस जो फंक्शन है उसके अंदर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इसके अंदर होगी प्रोलिफरेशन, यानी जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। कितने बनेंगे आगे मैं बता रहा हूँ कि कितने सेल्स जो है वो बनते हैं एक दिन के अंदर। और फिर वो प्रोलिफरेशन है वो जाएगी डिफरेंशिएशन की जानिब, क्योंकि सेल्स जो अपने एंसेस्ट्रल सेल से बनते हैं और फिर उसके बाद जो है वो स्टेम सेल, और स्टेम सेल के बाद लाइक एरिथ्रोब्लास्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल्स, एंड देन फाइनली जो हमारे पास मेच्योर सेल आता है। तो ये एक प्रॉपर और स्पेशल उसके तहत बनता है, प्रोसीजर के तहत बनता है और फिर उसके बाद इनकी मेच्योरेशन होती है, ठीक है? स्टेप वाइज इनकी मेच्योरेशन होती है। तो बोन मैरो इनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे ये सेल जो है ये बनते हैं। अब रेड मैरो होता है एक और एक येलो मैरो होता है। तो रेड मैरो इज़ फाउंड मेनली इन द फ्लैट बोन्स सच एज़ जो हिप बोन्स है, ब्रेस्ट बोन्स है, स्कल्स है, रिब्स है और जितने वर्टिब्रे है, क्लेविकल हो गया, इन सब के अंदर जो है वो रेड मैरो शामिल होता है। एंड यस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमेटोपोइसिस, और इनके अंदर ही हेमेटोपोइसिस जो है वो होती है। और लॉन्ग बोन्स में जो इनके फीमर है और ह्यूमरस है, ये भी इनके साथ जो है वो शामिल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक लॉन्ग बोन देख रहे हैं, ईबीफाइसिस में बहुत ज़्यादा जो है ये सेलरिटी होती है और यहाँ पे ये सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल होते हैं और यहीं पे सेल्स जो है वो बनते भी हैं। सो हमारे पास हमने ये कहा कि बोन मैरो जो है ये एक स्पॉन्जी टिश्यू का एक कलेक्टिवली एक ऑर्गन है और बोन मैरो को हम कहते हैं कि बोन मैरो इज़ द लार्जेस्ट, मोस्ट वाइडली डिस्पर्स्ड एंड लीस्ट होमोजेनियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि सारे सेल्स इसी से बनते हैं और इसकी वॉल्यूम जो है वो तकरीबन एडल्ट्स के अंदर 300 ml तक जो है वो रहती है, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है कि बोन मैरो को कहाँ से खुराक
खुराक मिलता है। सो न्यूट्रिएंट आर्टरीज़ जो है वो न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है? एक डक्ट है जिसको हम कहते हैं फोरामेन, और वो हार्ड बोन से गुज़र के इन आर्टरीज़ के थ्रू जो है वो बोन को खुराक देता है, यानी न्यूट्रिएंट वो वहाँ से लेके आता है। और यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि एपिफाइसिस है, ठीक है? बीच में जो ये वाला है ये येलो मैरो है, यहाँ पे ये रेड मैरो होता है, और यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स जो है वो चला जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और इसमें से आप देख रहे हैं कि ब्लड स्टेम सेल्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, और होना भी इधर चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ब्लास्ट सेल्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो नहीं होते। दूसरी बात ये है कि एरिथ्रोपोइसिस भी यहाँ से होगी, यानी रेड सेल फॉर्मेशन, वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी यहाँ पे होगी, यानी ल्यूकोपोइसिस, और प्लेटलेट की फॉर्मेशन भी यहाँ से ही होती है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि रेड मैरो जो है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ हेमोपोएटिक टिश्यूज़ होते हैं। लैटिन में इसको मेडुला ऑस्टियम रुब्रा भी कहते हैं, और इसके अंदर एडिपोज़ जो टिश्यूज़ होते हैं और मैरोज़ होती है इसके अंदर, इनकी कॉम्बिनेशन होती है। तकरीबन 50-50% जो है वो दोनों कंबाइनली यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास इम्पार्टेड हीम क्रोमोजन होता है, वो मैरो का कलर भी इसीलिए जो है वो रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे रेड सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से इसको जो है वो रेड मैरो ही कहते हैं। सो जो एडिपोज टिश्यू है बेसिकली ये जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ है और फैट्स है बेसिकली, और इसका जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। तो जो बोन मैरो है उसके अंदर आपको अभी पता चला कि एक येलो मैरो है, तो येलो मैरो जो है वो मजमूआ है एडिपोज टिश्यू का, फैट सेल्स का, और एक है रेड मैरो। तो रेड मैरो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमेटोपोइसिस, जितने सेल्स हैं वो इसी से बनते हैं, जितने ब्लास्ट है वो इसी के अंदर होते हैं, और एनर्जी जो है वो देते हैं इसके अंदर फैट सेल्स यानी एडिपोज टिश्यूज़ देते हैं। फिर दूसरा जो है उसको कहते हैं येलो मैरो। तो येलो मैरो को लैटिन में जो है वो मेडुला ऑस्टियम फ्लेवा कहते हैं, और बोन हैज़ एन एडिपोज टिश्यू लाइक थिंग filled inside. In the adults, marrow tissue located in the middle portion of the long bones mostly have adipose tissue which imparts a yellowish color. This there is some marrow tissue, but the ratio compared with adipose tissue is very low. That fatty marrow is called a yellow marrow. तो यही बात मैंने पहले भी की कि येलो मैरो जो है वो एडिपोज टिश्यू और फैट्स का एक मजमूआ होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो हॉलो एरियाज़ होते हैं उसको जो है वो सपोर्ट देता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस स्केलेटन में आप देख रहे हैं कि जो रेड एरियाज़ है यहाँ पे आपका रेड मैरो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ही आपकी हेमेटोपोइसिस जो है वो फंक्शनल होती है। अच्छा, अब बात आती है कि एक होती है हमारे पास एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, और एक होती है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसमें क्या स्टार्ट ही से मैरो मौजूद होता है? तो आंसर इज़ नो, वहाँ पे मैरो नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जब 2 महीने तक बच्चा होता है तो जो इसे कहते हैं मेसोब्लास्टिक स्टेज, और इसमें मेसेनकाइमल सेल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और आपको पता है कि मेसेनकाइमल सेल्स आर द प्रिमिटिव मैच्योर एंसेस्ट्रल सेल्स है, और इन्हीं से ही आगे जो है वो सारे सेल्स और सारे ऑर्गन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कॉन्ड्रियोब्लास्ट हो गया, फिब्रोब्लास्ट हो गया, या और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह 3 टू 6 मंथ्स में जो है वो हेपेटिक स्टेज होता है, और ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं, तो लीवर और स्प्लीन जो है और उसके साथ लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस के लिए। और फिर उसके बाद जो लास्ट 3 मंथ्स है
यानी लास्ट ट्राइमेस्टर है, तो उसके अंदर जो है वो बोन्स भी काफ़ी हद तक जो है बने हुए होते हैं, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होती है, वो मैरो की होती है। और स्टार्ट में सारा का सारा मैरो जो है वो क्या होता है, रेड होता है। सो जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर मैरो जो है वो पूरा का पूरा जो है वो फंक्शनल होता है, लेकिन उसके साथ कुछ जो लीवर है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ हफ्ते एक आध तक, कि हेमेटोपोइसिस इन द fetal liver reaches its peak by the third month of fetal development, then gradually declines after the 6 months, और ये रिटेन हो जाता है अपनी एक्टिविटी में, मिनिमाइज कर देता है 1 to 2 weeks आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम समराइज कर ले तो ये बात है कि 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है एरिथ्रोपोइसिस को, कि या एरिथ्रोपोइसिस आप ना भी पढ़ ले तो इसको हेमेटोपोइसिस को आप कह ले, कि हेमेटोपोइसिस को जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, कि एक फीटल लाइफ है जिसमें मेसोब्लास्टिक स्टेजेस है जो 2 महीने तक काम करता है, उसके बाद हेपेटिक स्टेज है जिसमें 3 से 6 महीने तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लीवर और स्प्लीन, और फिर उसके बाद माइलाइड स्टेज है जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, और ये आता है इंट्रा यूटराइन लाइफ में। इसके बाद जो एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ होती है, तो उसके अंदर जो है वो आपका पूरा मैरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड मैरो जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्फेंट्स में बोन मैरो जो है वो पर्टिकुलरली ऑल बोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एडल्ट्स जब एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ आती है तो उसमें वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, स्कल, और इसी तरह जो है वो आपके कुछ बोन्स जो है वो जैसे फीमर हो गए और ह्यूमरस जो है हो गया, तो ये सारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑन द एवरेज बोन मैरो कॉन्स्टिट्यूट्स 4% ऑफ द टोटल बॉडी मास ऑफ ह्यूमन, and adults weighing 65 kg bone marrow accounts for approximately 2.6 kg। और जो मैं बता रहा था कि दिन में कितने सेल्स बनते हैं, तो द हेमोपोइटिक कंपार्टमेंट ऑफ बोन मैरो प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन ब्लड सेल्स पर डे। तो बहुत सारे सेल्स जो है वो बनते हैं एक ही दिन के अंदर, और ये एक कंटिन्यूस फैक्ट्री जो है ये फंक्शनल होती है और अपना काम जो है वो करती रहती है। सो इट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी होगी, कि विद एज मोर एंड मोर ऑफ इट्स कन्वर्टेड टू येलो टाइप, ओनली अराउंड हाफ ऑफ एडल्ट मैरो इज रेड। वक्त के साथ साथ जो है येलो मैरो जो है जो रेड मैरो है वो येलो मैरो के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, और रेड मैरो जो है वो फिर अपनी सर्टन लिमिट तक जो है वो ही महदूद रह जाता है, जैसे कि लॉन्ग बोन्स में फीमर और ह्यूमरस की इपिफाइसिस के एंड तक जो है वो महदूद रह जाता है। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको अगर आप देख ले तो एक तरफ जो है वो सेलुलरिटी है, दूसरी तरफ आप नीचे देख ले कि यहाँ पे है फीटल मंथ्स यानी इंट्रा यूटराइन लाइफ, और फिर बर्थ के बाद जो है एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ जो है वो आ जाती है। यहाँ पे जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल था वो यॉक्सेक था, एंड यॉक्सेक में जो है वो मेसेनकाइमल सेल्स बड़े रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद थर्ड मंथ में लिवर और स्प्लीन जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इसका, और फिर उसके बाद बोन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और बोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले लेता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वर्टिब्रे, स्टर्नम, रिब्स, लिम्फ नोड्स और फीमर ये सारे के सारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके उम्र के आखिरी हद तक। अच्छा, अब साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस जो है ये वही बात है कि इंट्रायूटराइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में जो है वो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यस, इंट्रायूटराइन लाइफ में यॉक्सेक, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो जो है वो आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एडल्ट लाइफ से लेके आपके आखिरी दिनों तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्टिब्रे, रिब्स वगैरह, ये चीज़ें जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अच्छा, जो सेलुलरिटी है बोन मैरो की, तो ये न्यूनेट के अंदर ऑल बोन्स, लीवर और स्प्लीन जो है वो 100% सेलुलर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चाइल्ड में मोस्टली बोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये सेलुलरिटी
यानी येलो मेरो और रेड मेरो की अगर हम देख ले परसेंटेज को, तो 70 और 30 होती है कि 70% जो है वो हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, हेमोपोइटिक सेल्स होते हैं, और जो 30% होती है वो फैट होती है। फिर जैसे ही बच्चा जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ पे चला जाता है, तो एडल्ट लाइफ में ये परसेंटेज जो है वो 50-50 होती है, यानी येलो मेरो की और ये रेड मेरो की। तो रेड मेरो की जब बात करते हैं हम, तो सेलेरिटी को जो है वो हमारे सामने आ जाती है, तो ये सेलेरिटी जो है वो 50% हो जाती है। एंड एज जो एज बढ़ता जाता है और ओल्ड एज के अंदर जो है ये सेलेरिटी जो है वो कम हो जाती है और ये 30% पे आ जाती है, जबकि बोन्स जो है वो 70% जो है वो फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यू या येलो मेरो से जो है वो भर जाते हैं। तो ये बोन मैरो सेलरिटी थी पूरे लाइफ के अंदर। और इस टॉपिक को अगर हम समराइज़ कर ले, तो इससे हमें ये पता चला कि बोन मैरो जो है ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है और बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ये इस किसके लिए, हेमेटोपोइसिस के लिए। और इसके अंदर जो है वो दो टाइप्स के मैरो होते हैं, एक को कहते हैं रेड मैरो और दूसरे को कहते हैं येलो मैरो। ठीक है, रेड मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है हेमेटोपोइसिस के लिए, जबकि येलो मैरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको एनर्जी देने के लिए। इंट्रा यूटराइन लाइफ हुआ फिर, और एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ हुआ। तो इंट्रा यूटराइन लाइफ के अंदर हेमेटोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यॉक्सेक मेसेनकाइमल सेल्स, फिर उसके बाद लिवर, स्प्लीन, लिम्फॉइड ऑर्गन, और उसके बाद जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो बोन मैरो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ आपकी पूरी लाइफ जो है वो वर्टिब्रे, स्टर्नम, रिब्स और फीमर वगैरह जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है वो ये है कि नॉर्मली ब्लास्ट सेल्स पेरिफेरल ब्लड के अंदर नहीं आते। अगर खुदा न खास्ता ब्लास्ट की कुछ परसेंटेज आपने पेरिफेरल ब्लड के अंदर देख ली, तो यस देयर इज़ सम एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, वो फिर हम इंशाल्लाह डब्ल्यूबीसी मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ब्लास्ट अगर पेरिफेरल के अंदर आ गए तो क्या वजह हो सकती है। इसी तरह लिवर जो है वो पैदाइश के 1-2 हफ्ते तक जो है वो अपना काम करता है, यानी हेमेटोपोइसिस करता है, लेकिन उसके बाद उसका काम जो है वो रुक जाता है। तो अगर लिवर के अंदर भी हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है, तो फिर स्प्लीनोमेगेली और हेपेटोमेगेली देखनी चाहिए कि क्यों कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, जो कि हम इंशाल्लाह एनीमिया के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मौजूदा हालात के तहत आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा, आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग घर में ही रहे, अपना बहुत ख्याल रखा करें, और पाकिस्तान को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरी इंसानियत को दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।